नमस्कार। क्या हो अगर कोई ये कहे कि हजारों साल पुरानी एक भाषा संस्कृत असल में एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। हम संस्कृत ग्रामर के बेहद जटिल सिस्टम को एक नए नजरिए से देखेंगे, ग्रामर एज अ कोड। और ये समझेंगे कि कैसे कुछ गिने चुने नियम एक इंजन की तरह हजारों लाखों शब्दों को बिल्कुल सटीक तरीके से बनाते हैं। तो चलिए अपनी बात को एक पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसी पहेली जो इस पूरी व्यवस्था के एकदम सेंटर में है। हम सब एक शब्द जानते हैं, राम। बहुत सरल है, लेकिन जब हम इसे किसी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं तो ये अचानक से रामः, रामौ, रामेण, रामाय जैसे न जाने कितने रूप ले लेता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है? एक ही शब्द से इतने सारे परफेक्ट फॉर्म्स कैसे बन जाते हैं? क्या इन सबको बस रटना पड़ता है या इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक, कोई सिस्टम छिपा हुआ है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें भाषा को बनाने वाले दो सबसे जरूरी एलिमेंट्स को समझना होगा। इन्हें आप हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। हमारा पहला एलिमेंट है प्रातिपदिक। ये बस किसी भी शब्द का एकदम कच्चा ओरिजिनल फॉर्म है। मतलब वो शब्द जिस पर अभी तक ग्रामर का कोई काम नहीं हुआ है। जैसे हमारे केस में राम। तो ये बन गया हमारे कोड का मेन वेरिएबल जिस पर हम सारे ऑपरेशंस करने वाले हैं। और दूसरा एलिमेंट है सुप प्रत्यय। अब ये क्या है? ये 21 छोटे छोटे कोड स्निपेट्स हैं जो हमारे वेरिएबल यानी राम के साथ जुड़ते हैं। इन्हें ऐसे सोचिए कि ये वो कमांड्स या आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि शब्द का वाक्य में रोल क्या होगा। क्या वो काम करने वाला है, या उस पर काम हो रहा है, या वो किसी चीज से जुड़ा है। और ये रहे वो 21 सूप प्रत्यय। जरा इनके स्ट्रक्चर को देखिए, ये कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। एक परफेक्ट टेबल एक ग्रिड में रखे हुए। यहां हर एक बॉक्स का एक खास ग्रामेटिकल मतलब है। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से लॉजिकल और मैथमेटिकल सिस्टम है। तो ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल यानी प्रातिपदिक है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स यानी सुप्रत्यय भी हैं। लेकिन इन दोनों को मिला के फाइनल शब्द कौन बनाएगा? वो प्रोसेसर कहाँ है? यहीं पर एंट्री होती है ग्रामर के असली इंजन की, जिन्हें हम सूत्र कहते हैं। देखिए, एक सूत्र सिर्फ एक नियम नहीं है, इसे एक एक्शन कमांड समझिए। हर एक सूत्र एक छोटे कंप्यूटर फंक्शन की तरह है जिसका एक बहुत स्पेसिफिक काम है, जैसे किसी एक अक्षर को दूसरे से बदल देना या दो आवाजों को जोड़ देना। ये सूत्र ही हैं जो इस पूरी मशीन को चलाते हैं। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। एक बहुत जरूरी सूत्र है, नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, सस जुशो रू, लेकिन इसका काम बहुत ही सीधा है। ये सूत्र कहता है कि जब भी किसी शब्द के आखिर में एक खास तरह का स आए तो उसे रू में बदल दो। बस इतना ही, सिंपल कमांड। तो देखिए, जब हमने राम और प्रत्यय सु को जोड़ा तो हमारे पास आया राम प्लस स। अब हमारा पहला फंक्शन ससजुशो रुह एक्टिवेट होता है। ये स को रू में बदल देता है। फिर सिस्टम का एक और छोटा सा नियम रू में से ऊ को हटा देता है और हमें क्या मिलता है? राम प्लस र। देखा, हमारा शब्द बदलना शुरू हो गया है। लेकिन हमारा प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब एक और सूत्र अपना काम करने आता है, खरवसानयोर विसर्जनीयः। इसका भी एक बहुत खास काम है। ये कहता है कि जब भी शब्द के बिल्कुल आखिर में र आए तो उसे विसर्ग में बदल दो, यानी हा, ये हल्की सी हवा की आवाज। और जैसे ही ये सूत्र राम प्लस र पर अप्लाई होता है, बूम, हमें अपना फाइनल आउटपुट मिल जाता है, रामः। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। हमने इनपुट राम प्लस सु से आउटपुट रामः को स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से बनाया है, रटा नहीं है। तो चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से एक साथ देखते हैं, मानो हम सच में किसी कोड को लाइन बाय लाइन डीबग कर रहे हों। ठीक है, तो चलिए कोड को रन करते हैं। स्टेप 1, इनपुट मिला बेस राम और आर्ग्यूमेंट सु। स्टेप 2, एक बेसिक नियम ने ऊ को हटा दिया, तो अब हमारे पास है राम प्लस स। स्टेप 3, पहला सूत्र एक्टिवेट हुआ और उसने स को र में बदल दिया। स्टेप 4, दूसरे सूत्र ने उस र को विसर्ग में बदल दिया और फाइनल आउटपुट रामः। बिल्कुल परफेक्ट, हर बार यही नतीजा आएगा। अच्छा, क्या ये सिस्टम दूसरे इनपुट्स के लिए भी काम करता है? चलो बहुवचन वाला प्रत्यय जस ट्राई करते हैं। स्टेप 1, राम प्लस जस। स्टेप 2, एक सूत्र जे को हटा देता है, बचता है राम प्लस अस। स्टेप 3, एक और सूत्र अ और अ को मिलाकर एक लंबा आ बना देता है, बन गया रामास। और आखिर में हमारे वही पुराने भरोसेमंद सूत्र जो आखिरी एस को विसर्ग में बदल देते हैं।
नतीजा रामहा, मतलब इंजन वही है, इनपुट अलग है, पर प्रोसेस उतनी ही लॉजिकल है। अब एक और भी दिलचस्प सवाल, क्या होगा अगर हमारा शुरुआती वेरिएबल ही बदल जाए? मतलब राम की जगह अगर हम हरी शब्द को इस सिस्टम में डालें, तो क्या ये कोड तब भी काम करेगा? और यहीं पर इस सिस्टम की असली खूबसूरती सामने आती है। बेसिक लॉजिक तो वही रहता है, लेकिन यह सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो इनपुट शब्द के हिसाब से अलग अलग सूत्रों को एक्टिवेट करता है। क्योंकि हरी शब्द ई की ध्वनि पर खत्म होता है, ना कि अ पर, तो ग्रामर का ये इंजन एक अलग इफ देन कंडीशन को फॉलो करता है और एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल पड़ता है। इसको एक साइड बाय साइड कंपैरिजन से समझते हैं। हमने दोनों शब्दों राम और हरि में एक ही प्रत्यय औ जोड़ा, लेकिन अब देखिए क्या होता है। क्योंकि राम अ पर खत्म होता है, सिस्टम एक खास सूत्र चलाता है और नतीजा आता है रामो। लेकिन क्योंकि हरि ई पर खत्म होता है, सिस्टम एक बिल्कुल अलग सूत्र चलाता है और नतीजा आता है हरि। ये दिखाता है कि ये इंजन कितना डायनामिक और कंटेक्स्ट अवेयर है। तो ये सब हमें बताता क्या है? ये हमें भाषा को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। ये सिर्फ शब्दों और भावनाओं का खेल नहीं है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये नजरिया भाषा को रटने वाली चीजों के ढेर से उठाकर एक जिंदा, जनरेटिव, कंप्यूटेशनल सिस्टम बना देता है। ये भाषा का विज्ञान है। जरा सोचिए, ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसे आज की कंप्यूटर साइंस से हजारों साल पहले डिजाइन किया गया था। ये साबित करता है कि भाषा के रचनात्मकता के अंदर भी एक गहरा गणित जैसा लॉजिक छिपा हुआ है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि भाषा आखिर है क्या? एक कला जो भावनाओं को जाहिर करती है, या फिर एक विज्ञान जो नियमों और तर्क पर बना एक परफेक्ट सिस्टम है? शायद संस्कृत का व्याकरण हमें यही सिखाता है कि ये इन दोनों का एक हैरान कर देने वाला, एक अद्भुत संगम हो सकता है।